शिक्षित समाज देश की दिशा तय करता है। देश की भावी पीढ़ी को नवाचारी, नवोन्मेषी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन के अनुरूप युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। एक समय था विद्यालय बंदी के कगार पर थे। जर्जर हालत में थे राजकीय स्कूल। शिक्षक और छात्र का कोई रेशियो नहीं था। देश में सर्वाधिक था यूपी का ड्रॉप आउट रेट। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प से 1,36,000 विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल, डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास के साथ ही खेल के मैदान भी बनाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार विद्यार्थियों के लिए 2 यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई। साथ ही बैग, किताब, जूता मोजा और स्वेटर आदि भी कर्मयोगी सरकार ने कराए हैं उपलब्ध। बच्चों की ड्रेस के लिए 1200 रुपए डीबीटी के माध्यम से कराए जा रहे हैं उपलब्ध। श्रमिकों के बच्चों और निराश्रित बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। तो वहीं सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कॉम्पोजिट विद्यालय नए उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा व्यवस्था का बनने जा रहे हैं नया मॉडल। पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई। बेटियों की बेहतर शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को किया गया है अपग्रेड। बच्चों को अच्छा कैंपस मिले, छात्र शिक्षक रेशो ठीक हो, शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस हो, इसके लिए उठाया गया है स्कूल पेयरिंग का अभूतपूर्व कदम। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। टैबलेट वितरण से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा व्यवस्था में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। पाकिस्तान एक बर्बाद मुल्क और ज्यादा बर्बाद होता जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है, सेना के हाथ में या फिर कहीं के इकलौते आसिम मुनीर के हाथ में जिस तरीके से पाकिस्तान पहुंच चुका है, उसका नतीजा यह हुआ कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में व्यापार कर रही थी, वो कंपनियां धीरे धीरे अब अपना बोरिया बिस्तर वहां से समेट कर छोड़कर पाकिस्तान को जा रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं। विदेशी निवेश एफडीआई की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में नहीं है। भारत में बहुत ज्यादा निवेश आ रहा है और भी देशों में निवेश आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी देश निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ऊपर से जो निवेश था, पहले से जो कंपनियां लगी हुई थी, वो भी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वहां से भाग रही हैं। इसका क्या असर पाकिस्तान पर पड़ने वाला है और इसके बाद पाकिस्तान अपने देश को कैसे चलाएगा आखिरकार, उस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। सर, पहले तो ये बता दीजिए, क्या यह खबर सही है कि पाकिस्तान से जो एमएनपीज हैं वो लगातार पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं? हाँ, ये तो सच बात है, इसमें क्या झूठ वाली बात ही कुछ नहीं है। क्यों? लेकिन और ये तो बहुत सारी कंपनियों का डाटा आपको मिल जाएगा। जैसे बहुत सारी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से है, वो भी जारी है, इसका शेयर बिक चुका है। टेलीनार है, उबर है, कैरिम है, फाइजर है, बायर है, सैनोफी है, बहुत सारी ने बोरिया बिस्तर बंद कर लिया वहां से। क्यों सर, क्यों? देखिए, रीजन क्या है कि जो पाकिस्तान की परचेजिंग पावर जो है ना, वो बहुत ज्यादा घट गई है। करीब आप देखिए कि 42% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो वहां पर गरीबी रेखा से नीचे है, मीन डेट, यानी कि लोग वहां पर खरीदने वाले नहीं है। और लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, उसका सीधा प्रभाव ये पड़ता है कि वहां के रूल रेगुलेशन
लगातार बदलते हैं। नई सरकार आई, वो कुछ और नियम लेकर आई, दूसरी सरकार कुछ और नियम लेकर आई। तो इससे क्या होता है, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है। विदेशी मुद्रा नियंत्रण हमारा बहुत वीक है। आप देखिए, टैक्स की जो व्यवस्था लगातार बढ़ाई जा रही थी ज्यादा। अभी मैं आपको पहले हम चर्चा कर रहे थे, आईएमएफ क्या कर रहा है, लगातार वहां पर कह रहा है कि आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएं, ज्यादा ज्यादा टैक्स बढ़ाएं। अब जब टैक्स बढ़ेंगे तो जनता की और परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लाइट्स नहीं रहती वहां पर, घंटों घंटों, क्या पूरे पूरे दिन लाइट कट रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट रहता है। ऊपर से सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, बलूची पकड़ पकड़ के मारते हैं। आप सोचिए, जहां पर उनकी पुलिस सुरक्षित ना हो, उनकी आर्मी सुरक्षित ना हो, तो कंपनी वाले कौन सुरक्षित होगा? और आम इंसान तो बात छोड़ दीजिए, वहां तो आपका रैंसम लिया जाने लगेगा, फिरौती लिया जाने लगेगा। तो ऑटोमेटिकली कंपनियों को, देखिए, किसी भी कंपनी को कहीं भी काम करना है तो उसको चाहिए सबसे पहली कंडीशन शांति। मैं तो हमेशा ह्यूमन के संदर्भ में भी कहता हूं, आप और मुझे काम हम तभी कर पाएंगे जब ये शांत होगा। अब ये शांत नहीं है, आप कितना भी काम नहीं हो पाएगा। ऐसे देश के संदर्भ में अगर इंटरनल सिक्योरिटी आपके यहाँ पे मजबूत नहीं है, कौन आपके यहाँ पे काम कर लेगा? सब भागेंगे आपके यहाँ से। तो स्थिति ये है। आप सोचिए कि भारत में कितना इन्वेस्टमेंट आता है। आप सोचिए, भारत के अलावा हम छोटे छोटे देशों की बात करें, वियतनाम की बात करें, मतलब $23 बिलियन का एनुअल आता है। भारत में हर साल 70 बिलियन का आपका इन्वेस्टमेंट आता है हर साल। आप देखिए कि, और ये मतलब कई देश आप देखेंगे, पाकिस्तान में केवल आपका 600-700 मिलियन आता है डॉलर, वो भी कम होता जा रहा है। $70 बिलियन, और $70 बिलियन के मुकाबले आप देखिए कहां पर आपका $600 मिलियन। तो बहुत बड़ा अंतर बैठता है अभिषेक जी, और वो अंतर ही दिख रहा है कि भारत की ग्रोथ। और मैं देखिए, वियतनाम जैसे छोटा सा देश जो 3 बिलियन ले रहा है। तो ये जो चीज है, स्थिति ये हो चुकी है। ऊपर से कंपनियां बाहर जा रही हैं, चीन अमेरिका में होड़ मच गई है कि कैसे हम पाकिस्तान को खरीद लें। मतलब स्थिति ये है कि पाकिस्तान आज बिकने के लिए बैठा हुआ है। अभी आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि अब जो ज्यादा बोली लगाएगा उसके पास जाएगा। $50 करोड़ के रिसोर्सेज बेच दिए ना अपने, उसने गवादर पोर्ट बेच दिया ना चीन को। कहीं पुश्ते उतार नहीं पाएंगे गवादर पोर्ट का पैसा, चीन कब्जा कर लेगा। नया पोर्ट का ऑफर दे दिया अमेरिका को। तो स्थिति ये है कि चीन अमेरिका समझ रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज कि हाँ एक देश बिकने वाला है, कभी भी बिकवाली हो सकती है, तो हम जाके खरीद लेंगे। पहले बैठ जाते हैं, कुछ खरीदना शुरू करेंगे और बाद में जितना कंगला होगा हम खरीद पे कब्जा कर लेंगे। ये नहीं सर, कंगला होगा तो देश की जनता सड़कों पर उतरेगी। ये देश जो प्रॉपर्टीज खरीदेंगे और वो जनता उस पर भी कब्जा कर ले। मान लिया कल ग्वादर पर पाकिस्तान की जनता कब्जा कर लेगी तो क्या करेगा चीन? मिलिट्री थोड़ी उतारेगा वहां। नहीं, देखिए क्या होता है ना, मिलिट्री भी उतर जाती है, सब चीजें हो जाती है। ठीक है ना, बहुत सी जगह कब्जा हुआ है। हमन टोटा पोर्ट पे कब्जा हो गया ना चीन का, क्या कर पाया श्रीलंका की जनता? अफ्रीका के कई देशों पे कब्जा है। तो कब्जा थोड़ी की बहुत घोषणा करके होगा। पाकिस्तान की जो सरकार है चूरन बेचेगी जनता को कि जो पाकिस्तान की हम ये आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा, हम मस्जिद बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये चूरन बेच के काम चलाएंगे। फिर जनता को तो मैनिपुलेट किया जाएगा पॉलिटिशियंस के द्वारा। ये थोड़ी कहा जाता है कि गवादर पोर्ट दे दिया गया। क्या कहा जाता है? मैं आज सुबह ही एक चैनल पर पाकिस्तान के पत्रकार के साथ मेरी बहस हो गई। वो कह रहा है कि हमारे साथ तो आज चीन के संबंध भी अच्छे हैं, अमेरिका के संबंध भी अच्छे हैं, और हमको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, हम देना इंशाल्लाह पाकिस्तान एक दिन, ये है वो है। ऐसा चूरन घोल के पी के बैठे हुए हैं लोग, इन्हें पता ही नहीं कि कर क्या है। जिहादी माइंड जो सेट बना देते हैं ना अभिषेक जी किसी का, तो जिहादी माइंड सेट से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है झूठ बोलने के बाद भी, बदतमीजियां करने के बाद भी, गजब का कॉन्फिडेंस है। कहां से आ रहा था ना? क्योंकि जब सरकार हो, रेडिकल लोग वहां पर है, नेता जो हैं वो लोगों को इस तरह का बना दिए हैं। ठीक है, आपने भी नहीं, आपने अभी एक डेटा दिया कि पाकिस्तान की 42% जनता गरीबी रेखा से नीचे है। तो फिर वो सामान क्या ही खरीदेगी, कंपनी कैसे ही सरवाइव उस देश में कर पाएंगी? लगभग 22 करोड़ का देश है, 10 करोड़ मोटा मोटी मान लेते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। वो मतलब गरीबी रेखा कौन से वाली गरीबी रेखा, किस हालात में हो? जैसे आटा वहां 400-500 रुपए किलो है,
चीनी का रेट बहुत ज्यादा है, दूध का रेट बहुत ज्यादा है, तो वो किस तरीके का गरीब है? आम तौर पर जो दैनिक जीवन की चीजें हैं वो भी नहीं खरीद पाता या फिर खरीदारी नहीं कर पाता? खरीदारी ही नहीं, आम जरूरतों की बात भी नहीं है, आम जरूरत को लेके भी प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ जो वहां का मिडिल क्लास है वो भी टैक्स के बर्डन में दबा हुआ है। एक एक व्यक्ति टैक्स कितना दे रहा है आगे, और IMF क्या कर रहा है, लगातार टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए मेरे से मेरी सरकार यहाँ भारत के अंदर 20% टैक्स ले रही है, वहां पर उनकी सरकार 40% टैक्स ले रही है, तो मेरे जैसा व्यक्ति होगा पाकिस्तान में कोई होगा खर्च ही नहीं कर पाएगा, सारा तो मैं टैक्स में दे रहा हूँ। फैक्ट्री चलानी है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जनरेटर में हत्ती मार के वहां पे वो अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। तो ये बता रहा था वो पाकिस्तानी पत्रकार कि हम तो तेल से चला लेंगे, हमारे मुल्क हैं वहां से हम तेल ला ला के फैक्ट्री चला लेंगे अपनी। मैं गजब की मानसिकता है कि जनरेटर चला चला के फैक्ट्री चलाएंगे अपनी, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी बैठेगी। अब तुमने जिहादी मानसिकता भर रखेंगे, सऊदी से हमारा समझौता हो गया है, सऊदी से हमारा खूब तेल आएगा और तेल से हम अपने जनरेटर चलाएंगे, तुम टेंशन मत लो भारत वालों, हमें एनर्जी की कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। ठीक है, जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान लगातार जमीन पाकिस्तान में खरीद रहे हैं, वो एक बड़ा आपको फैक्टर लगता है जिससे कि जो कंपनियां हैं पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं। ये जो CPEC की बात आपने की, वो कितने साल के लिए दिया हुआ है पाकिस्तान ने वो जगह, या परमानेंट हो गई अब ये चीन जो की? नहीं, देखिए चीन ऑलरेडी दूसरा चरण उसका स्टार्ट किया है, ये चीजें ऐसे नहीं हो पाती हैं। अभी तो हुआ अंदर खाने क्या हुआ है, जैसे आपका गवादर पोर्ट तो फाइनली 99 ईयर्स के लिए हो गया, ठीक है, वो इसका ये क्या नाम है, हम्बनटोटा पोर्ट। अभी चीन ने कहा कि तुम्हारे हम सेकंड चरण CPEC का तब स्टार्ट करेंगे जब वहां से कुछ पैसा आएगा, पैसा आ नहीं रहा है। तो आपको बहुत जल्द सूचना मिल जाएगी कि कोई जैसे जैसे हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर डील हुई थी, ऐसा ग्वादर पोर्ट को लेकर डील होगी चीन के साथ। और अमेरिका से इसलिए ऑफर दिया कि थोड़ा पैसा वहां से आ जाए तो हम चीन को थोड़ा मैनेज कर लें। पाकिस्तान दिमाग ज्यादा लगा रहा है, पाकिस्तान सोचा अमेरिका आगे बैठ जाएगा तो चीन दबाव में रहेगा, लेकिन हर देश अपने अपने इंटरेस्ट को देखता है। कंपनियां भी वहां पर अपने इंटरेस्ट से गई थी, इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, लोगों को परचेजिंग पावर कम है। आप देखिए ना क्या स्थिति पाकिस्तान की, फेल्ड स्टेट। तो मतलब कल को अगर कहेंगे, कल अगर दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों का टकराव होता है तो उसका रण पाकिस्तान बनेगा, गलत तो नहीं होगा? अखाड़ा, बिल्कुल अखाड़ा बनेगा वो, वहां पे नोरा कुश्ती होगी इन दोनों के बीच में, चीन और अमेरिका के बीच में, बांट दिया जाएगा पाकिस्तान को। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। बाकी पाकिस्तान में चीन ज्यादा जमीन पर कब्जा करे या फिर अमेरिका ज्यादा जमीन पर कब्जा करे, इसको लेकर होड़ मची हुई है। विदेशी कंपनियां लगातार अपनी कंपनियों को बंद करके अपनी प्रॉपर्टीज को बेचकर वहां से परमानेंट जा रही हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण एक तो चीन और पाकिस्तान है, और दूसरा सर ने बताया कि 42% जनता पाकिस्तान की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। अब जब खरीदारी नहीं है तो फिर कंपनी आखिर कैसे सरवाइव कर पाएगी? पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले वक्त में होने वाली है। निपुण जी, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।